हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने पैरामीटर्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि उनके जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, एक्चुअली में होते क्या हैं। तो इस वीडियो में हम सीपीयू शेड्यूलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका पहला टॉपिक है FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये एक तरह का नॉन प्रीएम्प्टिव मेथड है। नॉन प्रीएम्प्टिव मेथड का मतलब क्या है कि एक बार ये अगर जो सीपीयू प्रोसेस ले लेता है, मतलब उसको बाउंड कर लेता है, तो वो जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती तब तक वो उस प्रोसेस को छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इसके ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है जैसे AT, BT, CT, TAT, WT और RT। तो ये है क्या? ये एक्चुअली हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि AT है अराइवल टाइम, BT है बर्स्ट टाइम, CT है कंप्लीशन टाइम, TAT है TAT यानी टर्न अराउंड टाइम, WT वेटिंग टाइम एंड RT रिस्पांस टाइम। तो इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था और अच्छे से समझ लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया ये वाली प्लेलिस्ट तो आप जरूर से एक्सेस कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेसेस बना रखे हैं P1 से लेकर P4 तक। ठीक है, तो FCFS में मैंने आपको बता दिया है कि जो सबसे पहले आएगा वो एग्जीक्यूट होगा और चला जाएगा। अब जैसे मान लो कि कोई टिकट काउंटर है, तो टिकट काउंटर में लाइन लगी होती है, तो जो लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है सबसे पहले उसको टिकट मिलती है। तो यहाँ पे भी वही हिसाब है। ठीक है, अब उसको टिकट मिलती है, लेकिन ये तो नहीं है कि उसको टिकट मिल रही है बीच में कोई और बंदा आके टिकट लेके चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसमें होता क्या है कि जब तक उस बंदे को प्रॉपर टिकट नहीं मिल जाती तब तक वो आगे ही खड़ा रहेगा, मतलब किसी और को आगे नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। तो अब चलते हैं, यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख रखे हैं 0 1 5 6 2 2 3 4। तो ये एक्चुअली आपको न्यूमेरिकल्स में ही दिया होगा, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पांस टाइम। तो ये हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे गैंट चार्ट। ठीक है, गैंट चार्ट क्या होता है? गैंट चार्ट की वजह से ही हम ये देख पाते हैं कि कौन से प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है, कंप्लीशन टाइम कितना लग रहा है, टर्न अराउंड टाइम कितना लग रहा है, वेटिंग टाइम कितना लग रहा है और रिस्पांस टाइम कितना लग रहा है। तो उस एक चार्ट से ही हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो बनता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जी चार्ट मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं एक बार बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारी बार बन गई है और ये 0 से स्टार्ट होती है। तो अब ये 0 से स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 पे कोई प्रोसेस होगी। ठीक है, और मान लो कोई नंबर है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 लिख देता हूँ, तो हमारी जो पहली प्रोसेस है, जो मान लो कोई भी सीपीयू है या कोई भी प्रोसेस है, वो सीपीयू को प्रोसेस मिलेगी तभी सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। तो कोई भी पहली प्रोसेस अगर होती है सीपीयू के पास जाती है तो वो वहां से स्टार्ट होता है। तो जैसे मान लो अभी यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे अराइवल टाइम 0 है। अब 0 1 5 6 इसकी यूनिट आप कुछ भी मान सकते हो कि 0 सेकंड, 0 मिनट, 0 आवर, 0 डे, कुछ भी आप मान सकते हो एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो अब मान लो मैंने माना कि 0 सेकंड है। ठीक है, तो 0 सेकंड पे अराइव हुआ वो, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्ट कब से हुआ? 0 से। तो अब 1 की जगह हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हुआ और बर्स्ट टाइम कितना, मतलब वो कितनी देर उसने काम किया एक्चुअली में, उसने वो कितनी देर अंदर रहा। ठीक है, अंदर या मान लो आइडल काम जो उसने किया वो कितनी देर किया, तो उसने 2 सेकंड किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो अराइवल टाइम चेक करेंगे। इसमें जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नीचे। अब जैसे मान लो 0 सबसे कम है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये 2 सेकंड बस टाइम लेगा, तो इसको क्या किया हमने, सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाया। अब ये क्या है? P1 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P1। अब ये कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ? 2 सेकंड के लिए। तो 0 + 2 कितना हुआ? 2।
तो ये 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 आया। अब ऐसा कोई प्रोसेस था जो इन दोनों के बीच में है या मतलब पड़ा हुआ है, आना चाहिए था? तो हाँ, यहाँ पे P2 है। P2 क्या है? उसका अराइवल टाइम 1 सेकंड है, लेकिन यहाँ पे तो 2 सेकंड हो गए। ठीक है, 0, ये बीच में यहाँ पे कहीं 1 होगा और ये 2, तो 1 सेकंड इसका अराइवल टाइम था, तो ये तो पूरा एग्जीक्यूट हो गया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये जो है ये वाला, ये रेडी क्यू में चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर मान लो बीच में किसी की बारी आ जाती है, जैसे मान लो इसकी आ गई, तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जब तक ये एग्जीक्यूट होगा तब तक जो जो उसके बीच में आई जा रही है प्रोसेसेस वो रेडी क्यू में जाती रहेंगी। ठीक है, तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तो 1 जो है वो रेडी क्यू में आ गया, और इसको वेट कितना करना पड़ा? 1 सेकंड। क्यों? क्योंकि ये इसने 2 सेकंड लिया और ये 1 सेकंड में ही इसका अराइवल टाइम है। ठीक है, तो वो आपको आगे पता चलेगा मैं क्या वेटिंग टाइम की कैसे बात कर रहा हूँ। तो अभी चलते क्वेश्चन पे, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 यानी 2 सेकंड हो चुके हैं, 2 सेकंड हो चुके हैं, तो ये हमारा रेडी क्यू में है। तो रेडी क्यू में उसके बाद क्या होगा, वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आएगा, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसको हम काट देंगे यहाँ से कि P1 हमारा खत्म हो चुका है। अब उसके बाद आता है P2। अब P2 को हम यहाँ लिखेंगे P2। अब ये कितने सेकंड लेगा एग्जीक्यूट होने में? 2, तो 2 + 2 कितना होता है? 4। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लगा दूं 2 3 4, आपको पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया, तो हमारी P2 भी पूरी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा P3। अब P3 का अराइवल टाइम क्या है? 5 सेकंड्स, और इसका P4 का अराइवल क्या है? 6 सेकंड्स। तो देखो अभी हम 4 सेकंड्स पे हैं, तो 5 सेकंड वाला जो टास्क है या 5 सेकंड वाला जो प्रोसेस है उसको आने में अभी टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। हम 4 सेकंड पे हैं, तो यहाँ पे मैं अगर 5 लिखूं, 4 के बाद 5, ठीक है, तो इतना ये जो प्रोसेस है हमारा ये आइडल स्टेट पे रहा। इसको मैं क्या लिख दूंगा? आइडल, आइडल स्टेट पे रहा। ठीक है, इतना आइडल रहा। उसके बाद आया 5, तो 5 पे अब किसकी बारी है? 5 पे अब इसकी बारी है। ठीक है, P3 की। तो अब P3 को यहाँ पे लोड कर दूं, P3 को यहाँ पे लोड कर दिया। अब ये कितने सेकंड चलेगा? 3 सेकंड। तो 5 + 3 कितना होता है? 8। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब देखो 8 हमने यहाँ पे लिखा, अब 5 और 8 के बीच में कितना आते हैं? 6 7। ठीक है, अब देखो 6 पे कोई आ रही है प्रोसेस? हाँ आ रही है। अगर यहाँ पे 7 लिखा होता तो भी हम उसको इसी के अंदर डालते। क्यों? क्योंकि वो 7 लिखा हुआ है, 7 5 और 8 के बीच में आता है। तो अभी के हिसाब से 6 5 और 8 के बीच में आता है, तो अगली जो प्रोसेस होगी जो रेडी क्यू में जाएगी वो P4 होगी। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे 6 की जगह 9 लिखा होता मान लो, तो ये क्या होता? फिर यहाँ पे 1 सेकंड का गैप हो जाता, आइडल चला जाता 9 से, फिर वो स्टार्ट करता। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 लिखा हुआ है तो पहले से ही वो रेडी क्यू में है, तो यहाँ पे P4 एंड में आ जाएगा। ठीक है, P4 यहाँ पे एंड में आ गया। अब कितना टाइम लगेगा इसको? 4 सेकंड। तो 8 + 4 12 हो गया। अब ये यहाँ से ये काट दो। ठीक है, तो ये हमारा गैंट चार्ट बन चुका है। इसी के बेसिस में हमने सारे सवाल करने हैं। ठीक है, मेन जो हमारा काम था 90% काम हमारा हो चुका है, बस 10% काम हमने करना है। 90% काम और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको बनाना आ गया तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो अब होगा क्या। अब 90% काम जैसे कि मैंने आपको बताया हो चुका है। अब बस ये 3-4 चीजें निकालनी है। ठीक है, ये कैसे निकालनी है ये मैं बताता हूँ। अब देखो कंप्लीशन टाइम क्या था कि किस टाइम पे वो कंप्लीट हुआ, यानी किस टाइम पे जो प्रोसेस थी वो खत्म हो गई। ठीक है, तो अब देखो P1 कब खत्म हुई? राइट साइड में देखना है आप सबके। ठीक है, सबके राइट साइड में देखना है। तो P1 कब खत्म हुई? 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, P2 कब खत्म हुई? 4 सेकंड पे, तो यहाँ पे 4 लिख दो। उसके बाद आइडल रहा था ये टाइम, तो P3 कब खत्म हुई? 8 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद P4 कब खत्म हुई? 12 सेकंड में। तो देखो ये हमने क्या किया, हमने कंप्लीशन टाइम लिख दिया।
मैं इसको 2 ढंग से बना दूं यहाँ पे। हाँ, तो ये 12 सेकंड में, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम हमारा आ चुका है, सबका हमने राइट साइड देखा, ठीक है। उसके बाद अब देखो मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, 1 2 3 और 4, 2 4 8 12, ठीक है। अब देखो टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना है। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम कैसे निकालते हैं। देखो टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो ये होता है इसका फॉर्मूला टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 5 3, 12 माइनस 6 6, ठीक है, हो गया। अब वेटिंग टाइम कैसे निकालना है, देखो वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा कंप्लीशन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम ही होता है वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला। कंप्लीशन टाइम माइनस, सॉरी कंप्लीशन टाइम नहीं होता, ये होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ये बर्स्ट टाइम, ठीक है। ये होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अब देखो टर्न अराउंड टाइम क्या, टर्न अराउंड टाइम 2 है, बर्स्ट टाइम कितना 2 है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 4 2, ठीक है। ये हमारा वेटिंग टाइम निकल गया। अब रिस्पांस टाइम क्या होगा, अब देखो इस केस में क्या होगा, जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो नॉन प्रीएम्बेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले क्वेश्चन है, अगर उसमें आपको रिस्पांस टाइम निकालना है तो आपका सेम ही आएगा वेटिंग टाइम पे, ठीक है। तो मैं ये भी बता देता हूँ कैसे आएगा। देखो रिस्पांस टाइम क्या होता है कि सीपीयू को वो वाली प्रोसेस पहली बार कब मिली, ठीक है। तो अब देखो P1 उसको कब मिली पहली बार, 0 पे मिली, ठीक है, 0 पे यहाँ पे लिख दिया, पहली बार उसको मिली 0 पे, ठीक है। तो P2 को पहली बार कब मिली, अब देखो इसका हमने क्या निकालना है, इसका एक फॉर्मूला भी होता था। देखो पहली जो 0 निकली है वो तो हमने ऐसे ही बता दिया कि चल पहली तो 0 पे मिली है, ठीक है। अब बाकी कैसे निकालेंगे, अब बाकी कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला था कि सीपीयू को पहली जो प्रोसेस है वो कब मिली, ठीक है। सीपीयू फर्स्ट टेक प्रोसेस टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। मतलब सीपीयू को पहली कब मिली और अराइवल टाइम माइनस। तो अब देखो P2 को कब मिली 2 सेकंड पे, अराइवल टाइम कितना 1, तो 2 माइनस 1 कितना आया 1। अब P3 को कब मिली थी, P3 को मिली थी 5 पे, तो 5 माइनस 5 0, ठीक है। अब P4 को कब मिली थी, P4 को मिली थी 8 पे, तो 8 माइनस 6 कितना आया 2। तो देखो आ गया ना बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ही बोला था कि नॉन प्रीएम्बेशन में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो वेटिंग टाइम है वो रिस्पांस टाइम के बराबर आता है, ठीक है। तो वो ऐसे आता है। अब देखो इसमें हमने क्या करा था, कंप्लीशन टाइम में हमने गैंट चार्ट की जो भी वैल्यूज थी नीचे वाली उन सब में राइट वाली को देखा था, ठीक है, 2 4 8 12। अब रिस्पांस टाइम में क्या होगा, रिस्पांस टाइम में जो ये वाला हम लिखेंगे सीपीयू फर्स्ट टेक प्रोसेस टाइम, इसमें हम लेफ्ट वाली देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट वाली कैसे 0, ठीक है। उसके बाद 2 2 माइनस 1 1, उसके बाद 5 5 माइनस 5 0, उसके बाद 12 सॉरी उसके बाद 8 8 माइनस 6 2, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉन प्रीएम्बेशन वाला मेथड, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर कितने भी न्यूमेरिकल्स आ जाए आप आराम से कर सकते हो। बाकी आगे आने वाली कुछ वीडियोस में मैं इसके और एग्जांपल्स आपको अच्छे से बताऊंगा ताकि ये वाला जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन
कीप लर्निंग